गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। देखिए, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम जो तीसरा चैप्टर था अपना मैकियावेली को पढ़ रहे थे। हम लोग मैकियावेली के विचारों को हम लोगों ने पढ़ा, उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें थी उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। लगभग मैकियावेली के बारे में हम लोगों ने जो उनके जो विचार थे उन सभी विचारों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब बात आती है कि मैकियावेली को जो आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। यह आप लोगों के 20 नंबर में क्वेश्चन आता है, यह आप लोग ध्यान रखना। 20 नंबर का आता है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको बड़े तरीके से आप लोगों को समझना है और याद करना है। देखिए, मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, या क्वेश्चन घुमा कहता है या राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की देन, यानी कि इन्होंने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी देन है जिनकी वजह से इस महान विचारों को हम लोग राजनीति विज्ञान का या युग आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। अब देखिए, आधुनिक युग के जनक के बारे में कहा जाता है कि आधुनिक युग के जनक के साथ साथ मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। अब उस समय हुआ कहता है कि मैकियावेली को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। और मैकियावेली के समय क्या हुआ था, एक प्रकार से जो मध्यकालीन जो युग चल रहा था, यानी कि मध्यकालीन जो युग था उस युग की समाप्ति या यूँ कहो कि उस युग का अंत हो चुका था और उसी समय से आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ था। अर्थात मध्यकाल का समापन हुआ था और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ था। तो आधुनिक युग का जो प्रारंभ जिस विद्वान के द्वारा किया गया था वो थे मैकियावेली के द्वारा। अब मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रारंभ क्यों जाता है, क्योंकि देखिए जो मध्यकाल का जो समय था उस मध्यकाल के समय जो 3 ऐसी विचारधाराएं थी जो उस समय बहुत ज़्यादा हावी थी। अर्थात एक प्रकार से धर्म और चर्च का बोलबाला था। उस सब के अंतर्गत भी कहा गया 3 जो विशेषता ये विचारधाराएं थी वो थी, एक तो सामंतवादी, यानी कि सामंतवादी अर्थात जो प्राचीन समय से जो रूढ़िवादी प्रथाएं चली आ रही थी, अर्थात एक ही परिवार का बोलबाला था, सामंतशाह, यानी कि एक व्यक्ति विशेष या उसके परिवार का वर्चस्व दिखाई देने वाला, अर्थात सामंतशाह, राजशाही, एक प्रकार से जैसा वो चाहेगा वैसे होगा। ये एक विचारधारा उस समय चल रही। पोप तंत्र, यानी कि चर्च, यानी पोप, चर्च के अंदर जो पोप होता था अर्थात उसका बोलबाला इतना था कि यूँ कहें कि धर्म में मतलब कि एक प्रकार राजनीति पर इतना ज़्यादा हावी था कि जैसा पोप कहता था ठीक जनता उसी प्रकार से एक्सेप्ट करती थी और वैसा का वैसे मानने के लिए तैयार रहती थी। तीसरी जो विचारधारा विशेषता है वो पवित्र रोमन साम्राज्य, अर्थात रोमन साम्राज्य चारों तरफ धर्म और चर्च का बोलबाला था, कोई कुछ कहने वाला नहीं था और कोई सुनने वाला नहीं था। तो जब इन तीनों विचारधाराओं को एक प्रकार से समाप्त करने का कार्य यदि किसी विद्वान के द्वारा किया गया तो उनका नाम था मैकियावेली। मैकियावेली ने जो मध्यकाल में जो रूढ़िवादी प्रथा परंपराएं, चर्च, पोप, ये इतनी ज़्यादा मतलब इनका बोलबाला होने लग गया था, तो तब उन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत इन तीनों प्रथाओं को एक प्रकार समाप्त करने का कार्य किया और उन्होंने आधुनिक युग का जो विस्तार है उनके द्वारा किया गया। और उनको जो आधुनिक युग का जो जनक है, अर्थात ये जो तीनों जो प्रथा या विचारधारा ये विशेषता थी मध्य युग की, इन तीनों का इतना खुलकर विरोध किया और आते आते उन्होंने अपने जीवन काल में जो आधुनिक युग की शुरुआत यानी कि मध्यकाल का समापन और आधुनिक युग का प्रारंभ वो इस विद्वान के द्वारा मैकियावेली के द्वारा किया गया था। अब इसे आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है या राजनीति विज्ञान को मैकियावेली की देन किस किस प्रकार से रखी गई है। देखिए, पहली देन जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने दिया था वो थी राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक। राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक के अंतर्गत कहा था कि मैकियावेली के समय क्या होता है, एक प्रकार से राजनीति के ऊपर धर्म और चर्च इतने हावी थे कि नए राज्य का निर्माण करना तो दूर की बात थी, जो राज्य संचालित है वो भी सही तरीके से सत्ता का संचालन नहीं कर पा रहे थे। अर्थात उस समय राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रकार से मैकियावेली ने एक ऐसी क्रांति ला दी थी जिससे कि नवीन राष्ट्रीय राज्य एक प्रकार से उदय हुआ, यानी कि नए राज्य का उन्होंने उदय किया, अर्थात नए राज्य उत्पन्न किए और नए राज्य का निर्माण करने का कार्य मैकियावेली के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। अर्थात राष्ट्रीय राज्य के हितों के लिए उन्होंने एक कम से कम यानी कि नए राज्यों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। और ये नवीन राज्य जब धर्म और चर्च की समाप्ति कर दी गई कि इनकी लगभग अभी धर्म और चर्च का राजनीति में कोई स्टेप नहीं रहेगा, अर्थात नए राज्य का उदय और नए राज्य के उदय के साथ ही आधुनिक युग का प्रारंभ भी माना जाता है। यह मैकियावेली के द्वारा किया गया था। दूसरी बात उन्होंने बताई थी वो थी राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण।
देखिए राज्य की आधुनिक स्थिति के बारे में कहता है कि मध्यकाल के अंतर्गत राज्य का अस्तित्व था, लेकिन राज्य एक प्रकार से न के बराबर था। अर्थात उन्होंने कहा कि मध्यकाल के अंतर्गत जो संस्था थी वो पोप और धर्म था। अर्थात पोप, धर्म और चर्च का इतना बोलबाला था कि राज्य अपने अस्तित्व में था, लेकिन वो अपने अस्तित्व को खोते जा रहे थे, अर्थात समाप्त होते जा रहे थे। तो उसी समय उन्होंने राज्य रूपी एक संस्था हुई और कहा कि राज्य सर्वोच्च संस्था होगी, अर्थात जितनी भी राज्य के अंतर्गत और कोई संस्था होगी वह अपना विकास या अपने कार्य राज्य के अंतर्गत रहकर ही कर सकते हैं। अर्थात सर्वोच्च अगर कोई संस्था होगी राज्य में तो वो होगी राज्य, बाकी जितनी भी और संस्था होगी वो राज्य के अंतर्गत ही आएगी, अर्थात राज्य के अधीन रहकर ही अपने कार्यों का संचालन कर सकती है। राज्य के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कितनी बड़ी संस्था बन जाओ वो राज्य के अधीन ही रहेगी, राज्य के बाहर यदि वो रहती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अर्थात जितनी भी छोटी छोटी जो संस्थाएं राज्य में होगी वह राज्य की अधीनता को स्वीकार करेगी, अर्थात सबसे बड़ी संस्था यदि कोई होगी तो वो होगी राज्य, और छोटी छोटी जितनी भी और संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत ही रहेगी, अर्थात इसकी अधीनता को स्वीकार करेगी, इसकी अधीनता में रहकर ही वो अपना कार्य कर सकती है, उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि वो इसकी बात नहीं मानती उस संस्थाओं का समापन कर दिया जाएगा। तीसरी बात उनको जो अपने युग का जो जनक कहने के पीछे रीजन था, राज्य की प्रभुसत्ता का समर्थन। देखिए राज्य की जो प्रभुसत्ता का जो समर्थक थे तो मैकियावेली से पहले और भी विद्वान थे हुए थे, सामाजिक समझौता सिद्धांत के विद्वान थे जिन्होंने एक प्रकार से संप्रभुता के सिद्धांत को जो प्रचलन में लाया था। उनमें से कुछ विद्वान थे जैसे बोंदा थे, होब्स थे, लोक थे। इन तीनों विद्वानों के द्वारा राज्य की जो संप्रभुता का सिद्धांत था वो सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तुत किया था, लेकिन जैसी संप्रभुता का सिद्धांत इन्होंने स्वीकार किया था उस प्रकार से मैकियावेली के द्वारा ऐसा सिद्धांत नहीं दिया गया था। मैकियावेली तो लेकिन इस बात को ये मानता है, इन्होंने कहा कि राज्य सर्वोच्च संस्था के रूप में इन्होंने स्वीकार किया था कि मेरा राज्य होगा वो सर्वोच्च होगा, अर्थात और भी अगर कोई राज्य में कोई अन्य संस्था होगी वो सभी की सभी संस्थाएं इसके अंतर्गत ही रह सकती है, अर्थात इसका समर्थन कार्यकारी अस्तित्व बचा सकती है, अन्यथा नहीं होगी। इन तीनों विद्वानों ने कहा तो यह था कि संप्रभुता यानी कि संप्रभु जो शक्ति होगी वो राज्य के पास होगी, अर्थात राज्य से ऊपर कोई संस्था नहीं होगी। यही बात मैकियावेली कहता कि राज्य के अंतर्गत कोई सर्वोच्च अगर कोई संस्था होगी या संप्रभु होगी जिसके पास संपूर्ण शक्ति होगी तो वह राज्य, ठीक वैसी बात वो कहता। लेकिन वो सिद्धांत जिन्होंने अपनाया था हॉब्स, लोक और बोंदा के द्वारा, उस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन इन्होंने नहीं किया। लेकिन बात कहने का मतलब इनका वही था, इन्होंने भी ये कहा कि सर्वोच्च संस्था के रूप में इन्होंने राज्य को स्वीकार किया था, अर्थात सबसे ऊपर संस्था कोई होगी तो वो होगा राज्य। अर्थात आधुनिक जो भाषा में उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया ठीक उसी के अनुरूप था जैसा हॉब्स, लोक और बोंदा के द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया था, इसलिए इनको आधुनिक का जनक कहा जाता है। चौथी बात देखिए इनकी, चौथी विशेषता क्या थी कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग। देखिए हुआ कहता है कि मध्यकाल का जो समय था, मध्यकाल के समय के अंतर्गत ये एक प्रकार से प्रचलन में था कि धर्म का इतना ज़्यादा बोलबाला था, धर्म के साथ साथ चर्च और धर्म का मध्यकाल में इतना ज़्यादा बोलबाला था, राजनीति में इतना इंटरफेयर था कि जैसा धर्म कहता था और चर्च कहता था ठीक राजनीति उसी प्रकार की हो रही थी। यानी कि संपूर्ण सत्ता इन लोगों के हाथों में थी जो धर्म को चला रहे थे, और जो चर्च के पादरी वगैरह बैठते थे उनके हाथ में संपूर्ण सत्ता थी। लेकिन मैकियावेली ने, जैसे ही मैकियावेली का उदय हुआ, उन्होंने मध्य युग के अंतर्गत जो परंपराएं, जो धर्म और चर्च का जो इतना बोलबाला था पोपशाही का, उसको लगभग समाप्त कर दिया। उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक्करण करने का कार्य यदि किसी विद्वान के द्वारा किया गया तो वो थे मैकियावेली, इसलिए इनको आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। अब देखिए शक्तिशाली राजनीति के प्रणेता। अब देखिए इन्होंने क्या कि एक प्रकार शक्तिशाली जो राजनीतिक शक्ति थी उसके प्रणेता के रूप में अपने आप को इन्होंने स्थापित करने का कार्य किया था। वो कैसे, देखिए इन्होंने क्या कि केंद्रीय शक्ति का गठन करने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सत्ता का जो केंद्रीकरण है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, अतः सत्ता जो केंद्रीकरण है, जब तक केंद्रीय शक्ति की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अतः केंद्रीय शक्ति की स्थापना करने का कार्य इस विद्वान के द्वारा किया गया था। अर्थात इनका ये मानना था कि जब तक संपूर्ण शक्ति यानी कि मैकियावेली चिंतन केंद्रीय शक्ति को संस्कृत में कहा गया है कि उसका निर्माण ऐसे निर्माण किया जाए जिससे कि जो संपूर्ण शक्ति है वो संपूर्ण शक्ति का केंद्रीय बिंदु किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, और एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने कहा था कि राज्य, अर्थात संपूर्ण शक्ति का केंद्रीकरण करने का कार्य मैकियावेली के द्वारा किया था। यानी कि केंद्र बिंदु एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शक्ति होनी चाहिए और वहाँ से शक्तियों का डिवाइडेड
होना चाहिए। अर्थात केंद्रीकरण की शक्ति का शुभारंभ यदि किसी विद्वान के द्वारा किया गया था तो वो थे मैकियावेली। इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिवाद का समर्थक। देखिए, व्यक्तिवाद का समर्थन इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को, उन्होंने कहा कि खुलकर आज़ादी वाला जो सिद्धांत था वो इनके द्वारा मान लिया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को इतनी आज़ादी दो। तो उस समय व्यक्तिवाद समर्थन के अंतर्गत क्या होता कि उस समय क्या व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधे का जो प्रचार प्रसार था इन्होंने खुलकर कर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार कर सकता, वाणिज्य संबंधी जो कार्य कर सकता, उद्योग धंधों की स्थापना कर सकता। यानी कि किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी कि अमुक व्यक्ति ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकता। इन्होंने खुलकर कह दिया कि सभी व्यक्ति समान रूप से जो चाहे वो व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों की स्थापना कर सकते हैं। और उद्योग धंधों की स्थापित करने के बाद इन्होंने का प्रचार प्रसार करने का कार्य बहुत जोर शोर से किया था कि आप इनके साथ अपने जीवन का विकास कर सकते हो। अर्थात आप उद्योग लगाइए, वाणिज्य के क्षेत्र में काम करिए, व्यापार करिए। यानी कि उनका प्रचार प्रसार इतने लार्ज स्केल पर किया कि समय परिस्थिति के अनुसार इन्हें आधुनिक युग का जनक कहा जाना लग गया। ये एक लाजमी था। नेक्स्ट देखिए, संघ राज्य के प्रथम विचारक। देखिए, इटली के अंतर्गत उस समय क्या कि एक प्रकार से नहीं कि यूनिटी बनाने का कार्य किया था। इटली क्या होता था कि छोटे छोटे राज्यों में उस समय डिवाइडेड हो गया था। मध्य युग में क्या था कि ये चर्च और धर्म का बोलबाला था। इन्होंने क्या कि राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन इन्होंने इटली के अंतर्गत छोटे छोटे राज्य जो बट गए थे उन सबको फिर से एक सिद्धांत था कॉमनवेल्थ की स्थापना अपने विचारों के अंतर्गत मैकियावेली के द्वारा की गई थी। और जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उन सभी राज्यों को एक प्रकार मैकियावेली कॉमनवेल्थ के माध्यम से एक संघ राज्य बनाने का कार्य इनके द्वारा किया गया था। इसलिए भी इन्हें आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट बात देखिए, इनकी आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ, यानी कि उन्होंने समय को समझते हुए ऐसी अध्ययन की पद्धतियाँ अपनाई जिससे समय के साथ चली है। जैसे वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण, ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण, या प्रेक्षेपण जो प्रयोगशाला की जो पद्धति है उसको अपनाया उन्होंने। अर्थात कहने वाले है कि समय के साथ जो इनको चाहिए था वैसा इन्होंने कहा प्रेक्षणात्मक, वैज्ञानिक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धतियों को इन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत अपनाने का कार्य किया था। तो ये थे इनके कुछ विचार जिन मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। आधुनिक का जनक के लीजिए या राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की देन के लीजिए। ये थे इनके बारे में कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, या राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की कौन कौन सी देन है, ये आप लोगों को समझना है। अब देखिए, आप लोग इनको एक बार और समझ लेते हैं कि हुआ क्या था कि मध्य युग का तो आता अंत, मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का प्रारंभ। जब मैकियावेली आए थे तब क्या होता कि मध्य युग का एक प्रकार से समापन हो गया था, और जैसे मध्य युग का समापन होता आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। अब मध्यकाल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि मध्यकाल के समय क्या हुआ था कि कुछ ऐसे 3 प्रकार की विचारधाराएं जो उतने प्रचलन में थी, जैसे सामंतवाद, पोप तंत्र और पवित्र रोमन साम्राज्य। इनका बोलबाला बहुत ज़्यादा था। अर्थात मध्य युग में एक प्रकार से राजशाही वाली बात सी थी, एक ही परिवार का शासन, वो उस समय उसका ज़्यादा ही बोलबाला था। तो इस चीज़ को समाप्त करने के लिए मैकियावेली ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। अब उस समय के साथ इस समय की मांग थी कि राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत मैकियावेली ने अपने विचार दिए, जिनमें राष्ट्रीय राज्य का संदेश भाग। अर्थात मैकियावेली के समय क्या हो रहा था कि राष्ट्रीय राज्य का, एक नवीन राज्य का जो उदय हुआ, नवीन राज्य अस्तित्व में है, और वो अस्तित्व में जैसे आए तो उन्होंने धर्म और चर्च की एक प्रकार से समाप्ति कर दी। क्योंकि मध्य युग के अंतर्गत क्या था कि मध्यकालीन युग में धर्म और चर्च का इतना ज़्यादा बोलबाला था कि उनके विरोध में कोई खड़ा होना चाहते, अर्थात कोई भी व्यक्ति इनके अगेंस्ट में बोलता नहीं था। ये एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ था। इसलिए नवीन राज्यों का जैसे उदय हुआ, नवीन राज्य का उद्देश्य होने का उदय जो मैकियावेली ने अपने विचारों में कराया, और नए राज्य के साथ ही नए विचारों की उत्पत्ति, और जो धर्म और चर्च की जो बोलबाला था उसको एक प्रकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा विचारों में इन्होंने कहा था राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। इन्होंने कहा था कि जो मध्यकाल के अंतर्गत क्या था कि धर्म और चर्च का बोलो, इन्होंने कहा कि राज्य सर्वोपरि संस्था के रूप में स्वीकार की गई है। अर्थात राज्य सर्वोच्च संस्था के रूप में होगी। राज्य के अंतर्गत और भी कोई संस्था होगी वो अपने अधिकारों को संरक्षण प्रदान राज्य में रहकर ही हो सकता है। राज्य के बाहर उनको कोई संस्था, यानी कि संस्था का एक प्रकार से समापन कर दिया जाएगा।
ये भी इन्होंने स्वीकार किया था। राज्य की प्रभुसत्ता का समर्थन, मैकियावेली ने बोंदा होब्स लोक की बात संप्रभुता का सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य में संप्रभु यदि कोई होगा तो वो होगा राज्य, यानी कि संप्रभु की अंतिम शक्ति राज्य के पास होगी और किसी व्यक्ति के पास नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने। मध्य युग में धर्म और चर्च का बोलबाला था, लेकिन मैकियावेली ने आधुनिक युग के अंतर्गत धर्म और चर्च की लगभग समाप्ति कर दी अपने विचारों के माध्यम से, इसलिए भी इनको आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। शक्तिशाली राजनीति की प्रेरणा, इन्होंने केंद्रीय शक्ति स्थापित करने का प्रयास अपने विचारों के अंतर्गत किया था, यानी कि जिससे राजनीति पर केंद्र एक प्रकार से स्थापना की जाए, जोड़ दे, यानी कि संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति यानी कि राजा के हाथ में हो, यानी कि एक राज्य के हाथ में हो। व्यक्तिवाद इसका समर्थन, यानी आधुनिक युग में क्या था, व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधों का जो प्रसार करने का जो कार्य बड़े जोर शोर से मैकियावेली के द्वारा किया गया था, जिससे व्यक्ति इनमें इंटरेस्ट ले सके। फिर कहता है संघ राज्य, यानी कि इटली के अंतर्गत क्या कॉमनवेल्थ एक संघ बनाने का कार्य है, वो मैकियावेली के द्वारा किया गया था, जिससे कि जो बिखरे हुए छोटे छोटे राज्य हैं उन राज्यों को फिर से एक संघ के रूप में लाया जा सके, जिससे प्रत्येक राज्य का विकास हो सके। फिर था आधुनिक अध्ययन पद्धति, यानी कि समय के साथ ये चले और इन्होंने ऐसी ऐसी पद्धति अपनाई, ऐतिहासिक पद्धति, प्रक्षेपण पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया था। तो ये थे मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है, यह राजनीतिक चिंतन को मैकियावेली की देन, उसके बारे में अध्ययन किया गया था। अब देखिए मैकियावेली ने जो विचार प्रस्तुत किए उनमें कहीं ऐसी बात नहीं कि मैकियावेली ने जो विचार दिए वो सारे विचार सही थे। इन विचारों में कई दोष भी थे, कुछ कमियां भी थी, और मैकियावेली के विचारों के दोष और कमियां या यूँ कहें कि आलोचना के बारे में वर्णन भी किया गया था। उनकी आलोचना अध्ययन पद्धति की त्रुटियाँ। अब कुछ विद्वानों का ये मानना था कि मैकियावेली के द्वारा जो अध्ययन की पद्धति अपनाई है वो अध्ययन की पद्धति एक प्रकार से सही सटीक नहीं बैठती, अर्थात उनमें भी कुछ कमियाँ रह गई थी। कुछ विद्वानों का ऐसा मानने से जो ऐतिहासिक पद्धति जिस रूप में उनके द्वारा अपनाई गई थी वो प्रक्षेपण इतिहास की अध्ययन पद्धतियाँ इटली की जो तत्कालीन जो दशा थी उस दशा के अनुसार वो अध्ययन पद्धतियाँ सेट नहीं हो पाई थी, अर्थात जो अध्ययन पद्धतियाँ मैकियावेली के द्वारा अपनाई गई थी वो अध्ययन पद्धतियाँ उस समय की जो दशा और दिशा थी वो तय नहीं कर पाई थी। दूसरी कमी उनके बारे में बताइए, मानव स्वभाव संबंधित जो दोष, मानव की जो दोष इन्होंने बताए थे कि मानव स्वार्थी, झगड़ालू, चोर, कपटी, छल, ये जो सारे जो बताए जो उनके गुण और दोषों के बारे में वर्णन नहीं किया, केवल और केवल मैकियावेली के द्वारा मनुष्य के स्वभाव का वर्णन कर उनके दोषों के बारे में वर्णन कर दिया। इसलिए मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति उनमें कमियां बताई गई। दोहरे मापदंड इन्होंने कहा मैकियावेली के द्वारा एक प्रकार से एक नागरिक के प्रति दो प्रकार की दोहरी नीति का अनुसरण किया गया था, इसलिए भी इनके विचारों को एक प्रकार साधन, औचित्य और आवश्यकता के अनुसार कोई कानून नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीयता, संप्रभुता और विधि संबंधी विचारों में अस्पष्ट था। वो कहता है कि संप्रभुता, राष्ट्रीयता और जो विधि कानून संबंधी जो विचार थे वो विचार भी इन प्रकार से एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते, इसलिए भी इनकी आलोचना, इनके विचारों की आलोचना की गई थी। आदर्शवादिता का नितांत अभाव था, अर्थात ये कहता है कि जिस प्रकार से एक दार्शनिक के द्वारा जो आदर्श और सिद्धांत प्रस्तुत किए थे वो इनके दर्शन में कहीं भी देखने को नहीं मिला था, इसलिए इनके विचारों की आलोचना की जाती है। और राजनीति शास्त्र की इन्होंने क्या उपेक्षा की थी। मैकियावेली का राज्य संबंधी जो सिद्धांत था वो एक प्रकार से एक सुरक्षा प्रदान न करके एक काल्पनिक राज्य की कल्पना इनके द्वारा भी की गई थी। और मैकियावेली को फिर भी इतना सम राजनीति को धर्म के बंधन से मुक्त करने का जो कार्य वो मैकियावेली के द्वारा किया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र फिर भी मैकियावेली के द्वारा दिए गए विचारों में दोष हो सकता है, उनमें कमियां हो सकती है, उनकी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विचार इनके द्वारा राजनीतिक चिंतन को दिए गए थे उन्हें राजनीति विज्ञान कभी भुला नहीं सकता। और जैसे उन्होंने जो धर्म और राजनीति को अलग करने का जो कार्य थे, नवीन राज्य का उदय होने की बात हो, ये सारे कार्य भी इनके द्वारा किए गए थे। ये लगभग आप लोगों का मैकियावेली वाला चैप्टर समाप्त। ये मैकियावेली का चैप्टर भी आप लोगों का समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कशन करेंगे, हम लोग वो देखते हैं एक्विनास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थॉमस एक्विनास। नेक्स्ट टॉपिक अपन लोगों का रहेगा वो रहेगा थॉमस एक्विनास। अब देखिए मैं आप लोगों को इससे पहले कुछ बताऊं, जो क्वेश्चन आप लोगों जो बनते हैं वो ऐसे बनेंगे। देखिए
देखिए मैकियावेली की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली के विचार बताइए। नैतिकता और धर्म के संबंध में मैकियावेली की धारणा क्या थी। मैकियावेली मतलब राज्य के विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को देखेंगे थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं आप लोग सिलेबस के अनुसार थॉमस एक्विनास, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्विनास। थॉमस एक्विनास, देखिए थॉमस एक्विनास के बारे में जनरल बातें से बताता हूँ कि इनका जो मेन फोकस था, इनकी जीवनी के बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। इनका मेन फोकस रहा था कि कानूनों के जो निर्माण की व्याख्या थी। कानून, 4 प्रकार के कानूनों की इनके द्वारा बात कही गई थी। वो थे शाश्वत कानून, दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून और मानव द्वारा कृत मानवीय कानून। शाश्वत कानून के दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून। इनका जो पूरा जो ध्यान था इनका केवल और केवल इन कानूनों के ऊपर रहा। यानी पूरा चैप्टर इनका जब कभी भी क्वेश्चन आया इनका तो इन्हीं में से आया, इसके बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता इनका। यानी कि कानूनों से संबंधित ही इनके पूरे विचार थे। और ये एक ऐसे विद्वान थे, इनकी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा जब देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग है इनकी कहानी। किस टाइप के विद्वान थे, यानी कहने का मतलब ये है कि इनका जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो इन चारों के चारों कानूनों के ऊपर निर्भर करता है। बस इन्होंने अपने विचारों को एक प्रकार से 4 प्रकार के कानूनों का निर्माण किया था। 4 प्रकार के कानून। चार प्रकार के कानूनों के निर्माण की बात थॉमस एक्विनास के द्वारा की गई थी। और चारों के चारों कानूनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें से था शाश्वत कानून, दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून और मानव द्वारा निर्मित कानून। अब इसमें देखिए आप लोग, जैसा कि इसके नाम से आप लोगों को विदित हो रहा होगा कि देखिए दैवीय कानून अर्थात ऐसे कानून जिनका निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया हो। देवताओं के द्वारा किया गया हो। और जैसा कि इसके नाम से बोला गया दैवीय कानून अर्थात उन कानूनों का एक प्रकार देवता रूपी स्वरूप में माना गया। अर्थात जिन कानूनों का निर्माण एक देवीय शक्ति के द्वारा या देवताओं के द्वारा किया गया उन्हें दैवीय कानून के रूप में कहा जाता है, दैवीय कानून माना जाता है। अब एक कहता है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक अवस्था को ध्यान है, प्रकृति को देखकर जिन कानूनों का निर्माण किया गया उन्हें प्राकृतिक कानूनों के रूप में कहा जाता है। मानवीय कानून जो वर्तमान में है, यह मानव द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है, जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है उन्हें मानवीय कानून कहा जाता है। बस सीधी सी बात है, जिन कानूनों का निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है उन्हें मानवीय कानून कहता है। यह मानव अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए
जिन कानूनों का निर्माण करा उन्हें मानव निर्मित कानून कह सकते हैं या मानवीय कानून। जैसे कि वर्तमान देखा और आप मनुष्य के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जा रहा है, यानी पार्लियामेंट में कौन है, अपन लोग बैठे, तो पार्लियामेंट के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जा रहा है। ये शाश्वत कानून जो पहले से विराजमान है, शाश्वत यानी कि जो पहले से जो कानूनों का निर्माण हो चुका है, उन कानूनों के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गई एक प्रकार से ये आप लोगों के कानून संबंधित बात। इसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे कल पढ़ेंगे हम लोग थॉमस एक्विनास के बारे में कि ये इनके विचार किस प्रकार से थे और आधुनिक युग के बाद जिस युग का और प्रारंभ होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।